हेलो गाइस, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? तो सभी को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब भी आप वीडियो देख रहे होंगे उसके हिसाब से आप लगा लीजिएगा। तो आज की क्लास में हम अपने इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज पोटेंशियोमीटर। ठीक है, तो इससे रिलेटेड आपको प्रैक्टिकल भी करना है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता रखा है। इससे रिलेटेड आप दो प्रैक्टिकल्स करेंगे, एक नहीं दो प्रैक्टिकल्स, क्योंकि पोटेंशियोमीटर के दो एप्लीकेशंस होते हैं। वो दोनों एप्लीकेशन के एक एक प्रैक्टिकल आपको करने हैं। ठीक है, तो आइए इस टॉपिक को थोड़ा डिस्कस करते हैं। पहली बात कर ले कि पोटेंशियोमीटर होता क्या है। ठीक है, so simply you can say a potentiometer is a simple device which is made up of few meters of wire which is connected by a metal strip. ठीक है, so a potentiometer is a device which is made up of few meters of wire connected by metal strip. तो किस टाइप का मेटल स्ट्रिप? तो जैसा हमने मीटर ब्रिज में देखा था ना, कुछ वैसे ही मेटल के स्ट्रिप्स होते हैं। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? अब इसमें होता क्या है कि इसमें हम सिंपली एक करंट को फ्लो करवाते हैं। ठीक है, इन दिस डिवाइस वी सिंपली फ्लो आउट अमाउंट ऑफ करंट थ्रू दिस वायर्स and this amount of current can be controlled with the help of rheostat. तो रियोस्टेट के बारे में आप जैसा कि जानते ही होंगे, रियोस्टेट क्या होता है? एक वेरिएबल रेजिस्टर होता है जिसके रेजिस्टेंस को हम वेरी कर सकते हैं। अगर रेजिस्टेंस वेरी करेंगे तो अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग इन दैट सर्किट विल आल्सो गेट चेंज्ड। ठीक है, तो इस सर्किट में अमाउंट ऑफ फ्लो ऑफ करंट को मैनेज करने के लिए रियोस्टेट लगाते हैं। ठीक है, सो सिंपली अगर थोड़ा सा और थ्योरी आपको लिखना हो तो लिख सकते हैं कि अ करंट I flows through circuit which can be varied by using variable resistor called rheostat. ठीक है, आपको लैब में देखने को भी मिलेगा कि रियोस्टेट एक्चुअल में कैसा होता है। ठीक है, एक चीज और आप, अच्छा ये इसका डायग्राम अगर हम बना करके देखें कि ये कैसा एक्चुअल में दिखता है। ठीक है, फिर आपको मैं इसके एप्लीकेशन बताऊंगा। ठीक है, या फिर चलिए मैं इसका पहले एप्लीकेशन बता देता हूं। एप्लीकेशन के बेस पे इसका हम इलेक्ट्रिकल डायग्राम आपको बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसी में एक सब हेडिंग डाल करके एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर का यूज क्या होता है। एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो देखिए, सबसे पहला एप्लीकेशन इसका होता है टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ सेल। आपको एक या दो सेल आपको दे दिया रहेगा, सर्किट से कनेक्टेड होगा। एक सेल का आपको ईएमएफ पता है और दूसरे का फाइंड आउट करना होगा। इट मीन्स आपको सिंपली रेशियो निकालना होता है, E1/E2 कितना आएगा। ठीक है, तो पहला बताऊंगा आपको जब इसको एक एक एप्लीकेशन को हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। So first application is to compare
ईएमएफ ऑफ सेल। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर है। सेल, दो सेल की बात होगी तो E1 E2 का ईएमएफ हमको निकालना होगा। दूसरा इसका एप्लीकेशन, टू फाइंड आउट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, यानी कि किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर। सो द सेकेंड एप्लीकेशन इज टू फाइंड आउट internal resistance of cell। ठीक है, please note down this much. After that I'll just remove everything and draw diagram। ठीक है, चलिए हो गया होगा, मिटा दे। चलो ठीक है, डायग्राम देखते हैं कैसा दिखता है पोटेंशियोमीटर। तो एक्चुअल में पोटेंशियोमीटर इज सिंपली अ सर्किट। ठीक है, उसका आप बेसिक स्ट्रक्चर देखेंगे वो तो बेस होता ही है। तो पोटेंशियोमीटर का एक्चुअली आपको इलेक्ट्रिकल सर्किट ड्रॉ करना होता है। तो इलेक्ट्रिकल जो सर्किट है थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाता है उसके एप्लीकेशन के बेसिस पे कि किस चीज के लिए आप यूज कर रहे हैं। आइदर यू वांट टू डिटरमाइन द रेशियो ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल्स or you want to determine the internal resistance of any kind of battery or cell। ठीक है, तो उसके बेसिस पे इसका सर्किट डायग्राम बनता है। तो सबसे पहला हम एप्लीकेशन देख लेते हैं, उसके बेस पे इसका सर्किट डायग्राम कैसा होगा वो देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला हम इसका एप्लीकेशन देख रहे हैं, टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। ठीक है, तो इनके ईएमएफ को कंपेयर करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। तो इसका एक बेसिक सा डायग्राम देख लीजिए कैसा होता है ये। दिस इज आवर बैटरी। अब आपको बैटरी और सेल के बीच में भी डिफरेंस पता होगा। ठीक है, एक सेल, एक से ज्यादा सेल क्या होते हैं, मिल करके बैटरी बनाते हैं। ठीक है, तो ये बैटरी हो गया। बैटरी को सर्किट से जोड़ने के लिए यहां पे हम क्या लगाते हैं, आइदर यहां पे आप स्विच लगा सकते हैं या फिर स्विच थोड़ा नीचे लगा लेते हैं। यहां पे काम करते हैं, एक रियोस्टेट फिट कर देते हैं। यहां पे रियोस्टेट फिट कर देते हैं, यहां स्विच लगा लेता हूं मैं। दिस इज आवर स्विच। ठीक है, रियोस्टेट का साइन जो है ऐसा होता है। ठीक है, ये क्या हो गया, सिंपल रजिस्टर। ठीक है, और ऐसा कर दिया तो ये वेरिएबल रजिस्टर है, यानी कि रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। तो ऐसा डिवाइस जहां पे हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं बाय चेंजिंग द अमाउंट ऑफ वायर दैट इज कनेक्टेड टू द सर्किट। ठीक है, तो जब आप रियोस्टेट आपने देखा होगा तो आपको समझ में आएगा कि वायर के ऊपर स्लाइडर लगा होता है, स्लाइडर को आगे पीछे करके अमाउंट ऑफ वायर जो कि सर्किट से कनेक्टेड है उसको चेंज करता हूं, जिससे कि सर्किट का रेजिस्टेंस चेंज हो जाता है। और इसी चेंज इन रेजिस्टेंस से मैं अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग इन द सर्किट को क्या करता हूं, कंट्रोल करता हूं। ठीक है, अच्छा चलिए ठीक है। तो अब इसके बाद हमने बात की थी, ये क्या था आपका, बहुत सारे मेटल स्ट्रिप से कनेक्टेड होता है। सो ये आपका हो गया मेटल स्ट्रिप। इस मेटल स्ट्रिप से निकला एक वायर, ये ऐसा गया। यहां पे एक और मेटल स्ट्रिप, यहां से फिर एक वायर गया, यहां पे फिर मेटल स्ट्रिप, यहां से फिर एक वायर गया, यहां पे फिर एक मेटल स्ट्रिप, ठीक है, फिर एक यहां से वायर गया। ठीक है, और उस तरफ फिर क्या हो जाएगा, एक और मेटल स्ट्रिप आ जाएगा। ठीक है, सो फाइनली आपका यहां पे एक और सपोज एक मेटल स्ट्रिप आ गया और ये वायर ऐसे इस तरह से कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये मैंने क्या बनाया है, ये मेटल स्ट्रिप्स है। ठीक है, और ये आपका 1-1 मीटर का वायर।
ठीक है। तो 1 मीटर का सिर्फ वायर होता था तो मीटर ब्रिज। एक से ज्यादा आपके जो लैब में आपको जनरली मिलेगा 4 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर वाले वायर मिलेंगे। 1 2 3 4 मीटर, ठीक है। यहां पे क्या है, 4 मीटर के वायर, ठीक है, बन गया। अब इसमें क्या करना है आपको, 2 सेल्स का ईएमएफ को कंपेयर करना है। तो इस सर्किट में क्या कर दो, 2 सेल को जोड़ दो, ठीक है। सिंपली क्या कर दो, इस सेल में 2 सेल को जोड़ दो। तो यहां से सपोज मैंने क्या किया, ये एक सेल लिया, ये दूसरा सेल लिया, ठीक है। ये सेल का सपोज ईएमएफ है E1 और इस सेल का ईएमएफ है E2। इन्हीं 2 सेल्स के ईएमएफ को आपको क्या करना है, कंपेयर करना है। तो ये जो 2 सेल्स है ये 2 वे की से कनेक्टेड होते हैं इस सर्किट से। तो आपने तो 1 वे की, 2 वे की देखा होगा, 2 होल वाले की होल वाले जो आपके कीज होते हैं वो 2 वे की होते हैं, ठीक है। 2 वे की का काम क्या होता है, अगर आप इसे कनेक्ट कर दोगे तो बैटरी B1, अगर आप ऐसा इसे कनेक्ट कर दिया आपने, यहां पे अगर की डाल दिया तो ये E1 बैटरी सर्किट से कनेक्ट हो जाएगा। फिर इसे आप हटा दोगे, यहां पे अगर कनेक्शन करोगे तो E2 बैटरी कनेक्ट हो जाएगा। तो जहां पे एक से ज्यादा इंस्ट्रूमेंट आपको किसी सर्किट से कनेक्ट करने होते हैं तो यहां पे मैं 2 वे की यूज करता हूं। सो दिस इज व्हाट आर 2 वे की, ठीक है। इस 2 वे की से आपका कनेक्टेड होता है गैल्वेनोमीटर, और इस गैल्वेनोमीटर के दूसरे एंड पे क्या होता है, जॉकी। सो दिस इज व्हाट, जॉकी। ये आपका जॉकी है, लाइक दिस, ऐसा ही कुछ होता है, ठीक है। ऐसा वायर पे क्या हो, ये सपोज वायर है आपका, तो इस वायर पे ऐसा टच करते हैं इससे, ठीक है। डायग्राम आपको क्लियर है, कुछ यहां पे लिखाने की तो जरूरत नहीं है, ठीक। चलिए, बहुत बढ़िया। अब देखिए यहां पे एक चीज आपको मैं बताना चाहता हूं कि सिंस वायर इज यूनिफॉर्म, सारे वायर एकदम यूनिफॉर्म है, तो इनका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, सॉरी पोटेंशियल ड्रॉप होगा, वो डायरेक्टली क्या होगा, इसके लेंथ के प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। पोटेंशियल में ड्रॉप इज कॉल्ड पोटेंशियल ड्रॉप, ठीक है। तो पोटेंशियल ड्रॉप dV/dl, ठीक है, इसे हम phi से जनरली डिनोट करते हैं, पोटेंशियल ड्रॉप, ठीक है। तो इसे थोड़ा सा थ्योरेटिकली लिख लिया जाए। थ्योरेटिकल, ये थ्योरेटिकल भी आता है और यहां से क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। तो थ्योरी भी आपको उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा करके चलना है, ठीक है। तो सपोज मान लो ये है आपका पॉइंट A, ठीक है। तो यहां पे लिख लिया मैंने, सिंस वायर इज यूनिफॉर्म सो पोटेंशियल ड्रॉप बिटवीन पॉइंट A एंड वेर एवर आई एम टचिंग द जॉकी, ठीक है। जहां पे भी पॉइंट A और जहां पे भी जॉकी को टच करूंगा, ठीक है, उसके बीच क्या होगा, पोटेंशियल ड्रॉप कांस्टेंट होगा, ठीक है। सिंस वायर इज यूनिफॉर्म सो पोटेंशियल ड्रॉप बिटवीन पॉइंट A एंड लेंथ, सपोज यहां पे टच किया तो ये वायर का लेंथ हो गया L1 या फिर L, ठीक है। तो जो आपका ईएमएफ होगा वो क्या होगा, phi इंटू L, ठीक है, ठीक है। आ रही है बात समझ में, क्या बोला मैंने बोला कि जैसे जैसे आपका लेंथ बढ़ता जाएगा पोटेंशियल ड्रॉप होता जाएगा। हमने देखा ना कि पोटेंशियल क्या होता है, इस पॉइंट पे अगर जहां से स्टार्ट कर रहे हैं यहां पे क्या होगा, ये हाई पोटेंशियल, और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जाऊंगा पोटेंशियल क्या होता जाता है, ड्रॉप होता जाता है, ठीक है। और यहां पे भी ये वायर तो यूनिफॉर्म है, इसका क्रॉस सेक्शन चेंज नहीं हो रहा है। तो जैसे जैसे मैं लेंथ बढ़ाता जाऊंगा पोटेंशियल क्या होता जाएगा, उसके अकॉर्डिंग ड्रॉप होता जाएगा, गिरता जाएगा, ठीक है। तो किसी भी पर्टिकुलर
पॉइंट पे, सपोज इस पॉइंट पे एल लेंथ ये पूरा मेजर हुआ, तो इस एल लेंथ पे ईएमएफ, एक्चुअल में ईएमएफ कितना होगा, तो जितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ इनटू लेंथ, ठीक है। फाई इज व्हाट, पोटेंशियल ड्रॉप ठीक है। तो फाई को सिंपली हम क्या कह सकते हैं कि ये क्या है, पोटेंशियल ड्रॉप है, ठीक है, या फिर बोल लो पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। पर यूनिट लेंथ यहां पे एल के हिसाब से आप जोड़ लो, 1 2 3 4 जितना होगा उतना आ जाएगा आपका, ठीक है। अच्छा चलिए बहुत बढ़िया। अब आप यहां पे एक काम करिए, हमको क्या करना है, हमको करना ये है कि इन दोनों सेल्स का ईएमएफ को मेजर करना है, ठीक है। तो अब क्या करता हूं, इस सर्किट में किरचॉफ्स लॉ लगाता हूं, ठीक है। तो सपोज नॉमेनक्लेचर थोड़ा दे देते हैं, इस पॉइंट को मैं बी बोल देता हूं, इस पॉइंट को मैं सी बोल देता हूं, इस पॉइंट को सपोज मैं N1 बोल देता हूं, ठीक है। तो अब लगाइए किरचॉफ्स लॉ, ठीक है। तो एक काम करते हैं, एक एक बैटरी का हम पहले चेक कर लेते हैं कितना ईएमएफ दे रहा है। तो अभी मान लो कि मैंने ये वाला कनेक्शन दे दिया, ठीक है, इसे नाम भी दे दो, चलो 1 है ये टर्मिनल, ये है 2, ये है 3, ठीक है, नाम मैंने दे दिया यहां पे 1 2 3। अभी मैं ये वाला कनेक्शन कर रहा हूं, ठीक है। अब ऑन अप्लाइंग किरचॉफ्स रूल, कहां पे, कौन से सर्किट में, तो ए, ये सपोज पॉइंट आपका जी बोल देता हूं गैल्वेनोमीटर को, ए N1 G3 1 A, ठीक है। ए, अभी क्या किया मैंने, ये वाले बैटरी को छोड़ दिया, E2 को छोड़ दिया। E1 को जब इस सर्किट से कनेक्ट करता हूं तो जॉकी से मैं चेक करता हूं किस पॉइंट पे डिफ्लेक्शन यहां से 0 है, यानी कि करंट इस गैल्वेनोमीटर से, वेट, हाँ तो बड़ा तकलीफ है यार, वायर एवरीवेयर, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि पहले मैंने E2 बैटरी को हटा दिया, ठीक है, E1 बैटरी को कनेक्ट किया, E1 बैटरी को कनेक्ट करता हूं, गैल्वेनोमीटर में जो जॉकी है उसको टच करता हूं, हर एक पॉइंट पे चेक कर रहा हूं कहां पे इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 आ रहा है। डिफ्लेक्शन 0 आने का मतलब कि यहां से करंट फ्लो नहीं हो रहा, ठीक है। तो सपोज मैंने N1 पॉइंट पे चेक किया तो इस गैल्वेनोमीटर से कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा, 0 डिफ्लेक्शन है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे मैंने किरचॉफ्स लॉ लगाया, सर्किट क्या लिया, ए, ये घूम के आया N1 G3 1 A, ठीक है। पहले बैटरी की अभी स्टडी कर रहा हूं, तो मैंने क्या बोला, ए N1 G3 1 A, ठीक है। सर्किट समझ में आया आपको। चलिए अब पोटेंशियल बताइए। तो यहां पे सपोज मान लीजिए ये लेंथ है आपका L, ठीक है। तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा उस साइड में, ठीक है। सपोज इनिशियली फर्स्ट बैटरी की बात हो रही है तो ये लेंथ L1 ले लिया, ये प्लस इतना लेंथ कितना हो गया L1, ठीक है। तो ईएमएफ यहां पे, ईएमएफ या फिर वोल्टेज कितना हो जाएगा, पोटेंशियल ड्रॉप है फाई इंटू L1, ठीक है। तो ये मैंने बोल दिया फाई L1, ठीक है। अब मैं इधर जा रहा हूं, करंट भी इधर ही फ्लो हो रहा है। अब इधर आया, यहां से इधर गया, यहां पे तो करंट 0 है, +0 ले लो, ठीक है। फिर इधर आया, पहला टर्मिनल क्या पड़ा, नेगेटिव पड़ा, तो -E1, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये वापस से मैं ए पे आ गया, यानी इक्वल टू 0, ठीक। इस सर्किट को अगर मैं और सॉल्व करूं तो ये आ जाएगा फाई L1 इज इक्वल्स टू E1, ठीक है। इसे मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। अब एक काम करते हैं, ये इक्वेशन आ गया, अब इस की को यहां से निकाल दो, ठीक है, स्विच ऑफ कर दो ये फर्स्ट वाला। अब सेकंड वाले बैटरी को इस सर्किट से कनेक्ट करो।
तो अब मैंने क्या किया, ये सेकंड बैटरी को ऐसा कनेक्ट कर दिया, पहले को हटा दिया, अब सेकंड को कनेक्ट किया। अब जैसे ही मैंने सेकंड को कनेक्ट किया तो ये जो मेरा जीरो डिफ्लेक्शन वाला पॉइंट था कहीं चेंज हो करके जीरो डिफ्लेक्शन यहां पे मिलने लगा। सपोज इसे मैंने बोल दिया N2, ठीक है। तो अब फिर से किरचॉफ्स लॉ लगाता हूं, कौन से सर्किट में, A N2 G3 2A, ठीक है। क्या बोला मैंने, A N2 G3 2A, ठीक है। अब यहां पे फिर से लगाओ, तो इस वायर के थ्रू, अब ये E2 है तो मान लीजिए ये लेंथ कितना हो गया, L2, ठीक है। तो आपका पोटेंशियल ड्रॉप कितना हुआ यहां पे, phi L2, ठीक है। ऊपर है, यहां पे आपका डिफ्लेक्शन जीरो है, यानी करंट नहीं फ्लो हो रहा है, तो वोल्टेज यहां पे कितना होगा, जीरो। अब यहां से इधर आया, यहां नेगेटिव टर्मिनल, यानी कि -E2 बराबर क्या आ गया, जीरो आ गया। इसे उस तरफ भेज दीजिए तो क्या लिख सकता हूं, phi L2 बराबर E2, ठीक है। ये मान लीजिए आपका क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। बोलिए, क्लियर है। अब एक काम करिए, दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर दीजिए। ऊपर का मिटा देता हूं, लिख लेते हैं, थोड़ा थ्योरी और लिखते हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस यहां से बनते हैं इस टॉपिक से, ठीक है। तो कैसे आपको ईएमएफ निकालना है, ये चीज आप एक बार लैब में करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। थ्योरी आपको पता है तो लैब में बहुत आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। टेकिंग रेशियो ऑफ इक्वेशन 1 and 2, टेकिंग रेशियो ऑफ इक्वेशन 1 and 2, what you will get, E1 is equals to phi L1 divided by E2 is equals to phi L2। इनका रेशियो ले लिया, डिवाइड कर दिया, तो phi से phi कट गया, तो क्या आ गया, E1 by E2 is equals to L1 by L2। ये आया आपका रेशियो। तो इस तरीके से मैं किसी भी दो सेल्स का ईएमएफ को कंपेयर कर सकता हूं। तो कंपेयर करना है तो क्या करना पड़ेगा, पहला बैटरी कनेक्ट करिए, चेक करिए कहां पे जीरो डिफ्लेक्शन आ रहा है। सपोज ये 4.2 मीटर पे आया, ठीक है। पहले बैटरी को अब हटाइए, दूसरे बैटरी को कनेक्ट करिए। दूसरे बैटरी को कनेक्ट किया, सपोज ये आया 6.2, तो दोनों को डिवाइड कर दीजिए, जो भी वैल्यू आएगी क्या होगा, उन दोनों सेल्स के ईएमएफ का रेशियो, ठीक है। सपोज डिवाइड करने पे आ रहा है 0.8, यानी कि E1 by E2 बराबर कितना आया, 0.8, यानी कि E1 बराबर क्या होगा, 0.8 ऑफ E2, यानी कि आपका पहला सेल क्या है, दूसरे सेल से 0.8 टाइम्स क्या है, स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। यानी कि यहां पे क्या है, इससे मेरे को यह पता चल गया कि पहले सेल का जो ईएमएफ है वो कम है और दूसरे सेल का ईएमएफ ज्यादा है। तो इस तरीके से किसी दो सेल के ईएमएफ को मैं कंपेयर कर सकता हूं, ठीक है। तो ये पहला एप्लीकेशन हो गया, ठीक है। तो ये थ्योरी और डेरिवेशन प्लीज नोट डाउन, ठीक है। तो यहां से सिंपल आपको क्या होगा, एक सेल का ईएमएफ पता होगा, ये सपोज E1 का आपको ईएमएफ पता है, तो ईएमएफ E1 को कनेक्ट करके आपने L1 निकाल लिया, फिर E2 को कनेक्ट करके आपने L2 निकाल लिया। अब L1 आपको पता है, L2 आपको पता है, ये एक्सपेरिमेंटली आपने निकाल लिया। E1 की वैल्यू आपको पता थी, तो E2 की वैल्यू भी आप निकाल सकते हैं। तो यहां से किसी अननोन सेल का ईएमएफ भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए प्लीज नोट डाउन, इतना नोट कर लीजिए, फिर हम अपने सेकेंड एप्लीकेशन की ओर बढ़ते हैं। देख लीजिए इसको, फिर सेकेंड एप्लीकेशन की ओर बढ़ते हैं। चलिए ठीक है, सेकेंड एप्लीकेशन देखते हैं। ओके ओके ओके। तो सेकेंड हमारा एप्लीकेशन था टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, टू मेजर
इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। ठीक है, तो देखते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे मेजर करेंगे। एक सेकेंड प्लीज होल्ड ऑन। हाँ, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। ठीक है, फिर से स्टार्ट करते हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीवन हु हैड बीन पास्ड द एग्जामिनेशन, और जो नहीं कर पाए या फिर कम मार्क्स आए उनके लिए कोई बात नहीं, आप मेहनत करिए, ज़रूर निकलेगा। ठीक है, सिर्फ कोई एक एग्जामिनेशन आपके कैपेबिलिटीज़ को डिफाइन नहीं करता है, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने हमेशा रहेंगे। ठीक है, तो जो स्टूडेंट्स बहुत अच्छा किए उनके लिए बहुत क्लैपिंग। चलो, बहुत बढ़िया। वही एक कन्फ्यूजन हो गया था, थोड़ा सा पता कर रहा था मैं रिजल्ट के बारे में। चलिए वापस आते हैं टॉपिक पे, दैट इज टू मेजर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। तो सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने से पहले एक मेरे को पॉइंट, इससे पहले जो हमने टॉपिक पढ़ा, टू फाइंड आउट द ईएमएफ ऑफ एनी सेल, कि सेल का ईएमएफ जानने के लिए मैं पोटेंशियोमीटर क्यों यूज कर रहा हूं, सीधा वोल्ट मीटर से मैं नाप ना लूं कि कितना वोल्ट है। तो ये आपके प्रैक्टिकल का भी एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, या वेरी इंपॉर्टेंट वाइवा का क्वेश्चन है, कि क्यों हम पोटेंशियल नापने के लिए पोटेंशियोमीटर का यूज करते हैं, जबकि एकदम सिंपल सा पूरी तरीके से डिजिटल वोल्ट मीटर मेरे पास होता है। ऐसे टच करो आपको पोटेंशियल पता चल जाएगा, लेकिन हम वोल्ट मीटर नहीं यूज करते हैं, पोटेंशियोमीटर यूज करते हैं अगर आपको एग्जैक्ट पोटेंशियल डिफरेंस पता करना हो तो। ये इसलिए क्योंकि पोटेंशियोमीटर का कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होता। ठीक है, सिंपल अगर पोटेंशियोमीटर आप यूज करते हैं तो उसका कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होता है। यानी कि जो आप वोल्ट मीटर यूज कर रहे थे, जैसे ही आपने वोल्ट मीटर कनेक्ट किया तो वो वोल्ट मीटर का खुद का भी कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, तो एक्चुअल पोटेंशियल जो था उससे वो कुछ कम वैल्यू शो करेगा। अगर आपको एकदम एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट यूज करना पड़ेगा जिसका खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होता है, और ऐसा एक डिवाइस है। कौन है? पोटेंशियोमीटर। ठीक है, तो इसलिए पोटेंशियोमीटर यूज करते हैं, ना कि वोल्ट मीटर। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपके दिमाग में डाउट आ रहा होगा कि वोल्ट मीटर से डायरेक्ट क्यों ना नाप लूं, इतना क्यों झंझट कर रहे हैं, तो इसलिए झंझट कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए अब अपना कंसंट्रेशन वापस से फोकस करते हैं टू मेजर द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। ठीक है, तो वापस से वही डायग्राम पहले बना लेते हैं। डायग्राम कैसा था जो पहला? ठीक है, जैसा हमने पहले डायग्राम बनाया पूरा डायग्राम वही होगा, बस जो 2 सेल लगाए थे वहां कुछ और कहानी आ जाएगी। तो देखिए, ये हो गया आपका बैटरी, ये लग गया आपका रियोस्टेट, ये हो गया आपका की। है ना, कहानी पूरी वैसी ही जैसी पिछली थी। ठीक है, फिर इधर क्या हो जाता है, यहां पे आपका लग गया मेटल स्ट्रिप, यह आ गया एक वायर, यहां पे एक लग गया मेटल स्ट्रिप, यह आ गया दूसरा वायर, यहां लग गया एक मेटल स्ट्रिप, यह आ गया तीसरा वायर, यहां लग गया एक मेटल स्ट्रिप, यह आ गया चौथा वायर, यहां लग गया एक मेटल स्ट्रिप, यह आ गया ऐसा ऐसा ऐसा। करेक्ट। ठीक है, क्लियर है बात? अच्छा, अब आपको क्या करना है यहां पे, तो यही पे बस थोड़ा सा यही चेंज होगा कि आपने यहां से एक बैटरी कनेक्ट की जिसका आपको जानना था इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इसी बैटरी का आपको जानना था इंटरनल रेजिस्टेंस। तो देखिए, इसको इंटरनल रेजिस्टेंस जानने के लिए, ये इस बैटरी का अगर आपको इंटरनल रेजिस्टेंस जानना है तो इसके लिए एक काम करते हैं कि इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्ट करते हैं। ठीक है, जो बोल रहा हूं एकदम ध्यान से याद रखो, फिर प्रैक्टिकल में जब आपको इसका कनेक्शन बनाना होता है ना, तब हालत खराब हो जाती है। तब आपको ये पॉइंट्स अगर याद होंगे तो आप चुटकियों में कनेक्शन बना सकते हैं। ठीक है, तो क्या मैंने बोला कि
इस बैटरी के साथ पैरेलल में लगा दो एक रेजिस्टेंस बॉक्स, और इस रेजिस्टेंस बॉक्स को कनेक्ट और डिस्कनेक्ट करने के लिए यहां पे एक की मैनेज करके रखो। ठीक है, तो क्या किया मैंने, इसके पैरेलल में एक की के साथ लगा दिया रेजिस्टेंस बॉक्स, ये ऐसा, ये ऐसा। ठीक है, दोनों आ गए पैरेलल में। चलिए अब क्या करना है, अब यहां से आपने एक वायर निकाला जहां पे क्या था, गैल्वेनोमीटर था। ठीक है, और ये गैल्वेनोमीटर के दूसरे एंड पे क्या होता है, जॉकी, है कि नहीं मजेदार। ठीक है, तो इसे बोल दो सपोज की K1, इसे बोल दो सपोज की K2, दो कीज है। ठीक है, और ये बैटरी है जिसका ईएमएफ है E। ठीक, क्लियर है। चलिए बहुत बढ़िया, क्लियर है। चलिए तो थोड़ा सा थ्योरी लिख करके आगे जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई हैं, ये सारी चीजें आपको कंस्ट्रक्शन में लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्या लिखना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन में, कि रेजिस्टेंस बॉक्स इज कनेक्टेड इन पैरेलल विथ बैटरी E whose EMF is E। ठीक है, एंड की K2 is connected in series with resistance box in order to connect and disconnect resistance box with this circuit। ठीक है, इस तरीके से थोड़ा सा आप क्या लिख लेंगे, यहां पे थ्योरी लिख लेंगे। तो थ्योरी लिखने के बाद चलिए थोड़ा सा आप काम करते हैं कि मान लो शुरुआत में इनिशियली ये की K2 को ओपन रखो। ओपन रखने का मतलब है कि ये वाला जो चीज है आपका अभी सर्किट से कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, ये क्या होता है, ओपन कंडीशन, ये क्या होता है, क्लोज्ड कंडीशन। क्लोज किया यानी कि कनेक्ट कर दिया, ओपन किया यानी कि खुला हुआ है। ठीक है, यानी कि ये वाला पोर्शन अभी सर्किट से कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा सा अगर आप थ्योरी लिखना चाहें तो लिख लीजिए। ठीक है, कि सपोज इनिशियली की K2 is open, so की K2 ओपन है यानी कि सीधा डायरेक्टली आपका ये सेल कनेक्टेड है इस सर्किट के साथ। ठीक है, सो अब ये कनेक्टेड है, तो मैंने क्या किया, ये कनेक्शन हुआ, ये गैल्वेनोमीटर और जॉकी ला करके मैं टच करके चेक कर रहा हूं कहां पे आ रहा है मेरा डिफ्लेक्शन 0। तो सपोज इस पॉइंट पे लेके आता हूं तो मेरा डिफ्लेक्शन क्या आता है, 0 आता है। तो सपोज इसे मैंने कह दिया N1 पॉइंट, जहां पे क्या हुआ, मेरा डिफ्लेक्शन 0 आ गया। ठीक है, सो बैलेंस्ड पॉइंट is obtained at N1। ठीक है, तो यहां से डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि EMF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाई L1। होगा कि नहीं होगा, होगा। ठीक है, अब की K2 को क्लोज कर दो। नाउ की K2 is closed। की K2 के क्लोज होने का मतलब है कि कुछ करंट इस रेजिस्टेंस बॉक्स से फ्लो होकर के जाएगा। अब कोई करंट अगर रेजिस्टेंस बॉक्स से फ्लो होकर के जा रहा है यानी कि जो एक्चुअल EMF जनरेट हो रहा था अब वो एक्चुअल नहीं होगा। रेजिस्टेंस बॉक्स कुछ रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है ना, तो अब E नहीं V मिलेगा। ठीक है, सो व्हेन की K2 इज क्लोज्ड, जैसे ही मैं की K2 को क्लोज करता हूं अब बैलेंस पॉइंट चेंज हो जाता है। सपोज यहां पे अब बैलेंस पॉइंट मिल रहा है N2 पे। ठीक है, सो बैलेंस्ड पॉइंट मूव टू L2, सॉरी मूव टू N2। ठीक है, तो अब कितना पोटेंशियल जनरेट हुआ, अब मैं E नहीं लिख रहा हूं, अब मैं V लिख रहा हूं। E तो तब था जब कोई इंटरनल रेजिस्टेंस जनरेट नहीं हो रहा था। अब जैसे ही मैंने रेजिस्टेंस बॉक्स लगाया, ये रेजिस्टेंस
जनरेट कर रहा है ना, इसका रेजिस्टेंस जनरेट होने की वजह से यहाँ पे करंट कुछ रुकने की वजह से कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस जनरेट हो रहा होगा। तो अब कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस अगर जनरेट हो रहा है तो ईएमएफ नहीं पोटेंशियल लेते, ठीक है। तो नाउ पोटेंशियल विल बी व्हाट, इक्वल टू φL2, ठीक है। ये मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1 है, ये मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2 है। अगर दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा, E बाई वी इज इक्वल्स टू φL1 अपॉन φL2, ठीक है। फाई से फाई कैंसिल हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये L1 बाई L2। बोलिए यहां तक क्लियर है कि नहीं, E बाई वी इज इक्वल्स टू L1 बाई L2, ठीक है, क्लियर है। चलिए तो थोड़ा सा अब ये सर्किट का काम हो गया है, सर्किट मिटा देता हूं मैं यहां पे। अब आगे का डेरिवेशन देखते हैं। अब हमको तो पता है, क्या पता है भाई, तो हमको तो पता है कि V इज इक्वल्स टू होता है IR और E इज इक्वल्स टू होता है IR प्लस R। बोलिए होता है कि नहीं, ये डेरिवेशन भी हमने पहले करके देख रखा है, ठीक है। तो अब ये वैल्यूज को अगर इस इक्वेशन में रखता हूं, ठीक है, तो E के जगह अगर मैं रखता हूं IR प्लस R और V के जगह रखता हूं मैं IR इज इक्वल्स टू हो जाएगा L1 बाई L2। तो यहां I से I कैंसिल हो गया तो R प्लस R बाई R इज इक्वल्स टू L1 बाई L2। अब यहां से आपको इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। क्या आप निकाल सकते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस यहां से? बिल्कुल आसानी से। R को दोनों से डिवाइड कर दो तो R बाई R प्लस R बाई R तो 1 हो जाएगा, ये इज इक्वल्स टू L1 बाई L2। ये 1 को इस तरफ भेज दो तो क्या हो जाएगा, R बाई R इज इक्वल्स टू L1 बाई L2 माइनस 1, ठीक है। अब इस R को इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू R L1 बाई L2 माइनस 1। ये आ गया इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला। बोलिए क्लियर है कि नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी एक मैंने मिटा दिया, किसी एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पोटेंशियोमीटर। इसके दोनों एप्लीकेशंस में से कोई एक एप्लीकेशन से आइदर न्यूमेरिकल और डायरेक्टली डेरिवेशन पूछ सकता है। बहुत सिंपल है, ठीक है। तो ये आप कर लीजिएगा, ठीक। तो आई थिंक हमारा टॉपिक अब ऑलमोस्ट इस चैप्टर का ख़त्म हो चुका है। अब नेक्स्ट क्लास में वापस से जब हम मिलेंगे तब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर के बारे में, ठीक है। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही करते हैं। थैंक यू।